फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने DSSS PRT साइकोलॉजी के लिए क्लासेस स्टार्ट की हुई है और ये जो कोर्स स्टार्ट किया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज में स्टार्ट करने वाली हूँ। साइकोलॉजी एंड जीके का मैंने इनिशिएट कर दिया है, बाकी रेस्ट सब्जेक्ट्स के भी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज जो हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं बेटा, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग 5E अप्रोच, जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है 15/19 पोस्ट कोड में। इस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा। 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग के बेसिकली जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें 5 स्टेप्स है लेसन प्लान के, या फिर आप इसको कह सकते हो 5E मॉडल। 5E मॉडल एंड 5E अप्रोच एक ही है। अगर कुछ भी इनमें से दिखाई देता है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो समझ लेना कि इसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली जो क्वेश्चन आया था 15/19 पोस्ट कोड में DSSS PRT DOE एग्जाम में, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था जिसमें कुछ क्या दे दिए थे, ऑप्शंस दे दिए थे, लेकिन उनमें से एक जो ऑप्शन था वो गलत था। तो बेसिकली इनमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो होते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट आ जाता है बेटा इंगेजमेंट, सेकंड आ जाता है एक्सप्लोरेशन, फिर आपका आ जाता है एक्सप्लेनेशन, देन एलैबोरेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये है टोटल 5 स्टेप्स और इनको हम डीपली अच्छे से करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू क्या है वो भी समझेंगे, एंड आफ्टर देन ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप चाहो तो उनके नोट्स भी बना सकते हो। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दिखाना ही चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो यकीन नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों को अभी डाउट क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था या नहीं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो पोस्ट कोड 15/19 का ये एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ 5E's लर्निंग मॉडल। यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग मॉडल। 5E मॉडल भी कहते हैं, 5E लर्निंग मॉडल भी कहते हैं, 5E अप्रोच भी कहते हैं, तो डिफरेंट नेम है इसके, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट है बेटा एक्सप्लोरेशन फेज, दूसरी दी है इंगेजमेंट फेज, थर्ड ऑप्शन दिया इवेल्युएशन फेज एंड फोर्थ ऑप्शन दिया एग्जामिनेशन फेज। तो अभी अभी हमने जो डायग्राम देखा था, क्या उसमें एग्जामिनेशन फेज थी? एग्जामिनेशन लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। इसकी जगह क्या लिखा हुआ था? इंगेजमेंट था, एक्सप्लोर था, इवेल्युएशन था, एलेबोरेट था, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 4 एग्जामिनेशन फेज। तो आइए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो मेरे पर्सनल नोट्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग 5E अप्रोच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूँ जीन प्याजे, जो कि जाने माने मनोवैज्ञानिक और ये बायोलॉजिस्ट भी थे, स्विस बायोलॉजिस्ट थे बेसिकली। तो लेकिन साइकोलॉजी में इन्होंने काफ़ी काम किया, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन प्याजे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ओरिजिनेटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, तो सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा? जीन प्याजे। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना की, कह सकते हो। इट इज़ अ लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? बेसिकली एक लर्निंग थ्योरी है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो आर्ग्यू करती है कि कोई भी इंडिविजुअल हुआ, कोई भी पर्सन हुआ, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपने यूनिक तरीके से करता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे अंदर। और किसके बेसिस पर करता है? बेस ऑन हिज और हर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब कि हमारे जो भी ज्ञान रहा है, प्रायर नॉलेज रही है, हमारे जितने भी अनुभव रहे हैं अभी तक, उसके बेसिस पर हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
सो यही कहा गया है कि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि पीपल जो है, कोई भी पर्सन हुआ, वो अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी अंडरस्टैंडिंग का निर्माण खुद करता है। किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करके? एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ के साथ इंटरेक्ट करके। ठीक है, टीचर्स रोल पर आ जाते हैं अब। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पॉइंट में टीचर का रोल क्या रहता है? तो टीचर के रोल की अगर बात करें तो टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इस तरीके का अगर कोई भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पूछ ले तो आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है फैसिलिटेटर। ये क्वेश्चन सीटेट में भी देखा जा चुका है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एमसीडी में भी देखा जा चुका है। ठीक है, DSSP PRT एमसीडी में भी देखा जा चुका है। तो टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, और उनका जो रोल रहता है वो रहता है कि बच्चों की हेल्प की जाए ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। मतलब कि उनको पूरा सारा ही जो रेडीमेड मटेरियल है वो नहीं देना है, बल्कि उनकी हेल्प करनी है, उनको फैसिलिटेट करना है। इट बिलीव्स दैट टीचर must not only equip learners with information, but teacher must begin with asking and facilitating so that learners come to conclusion on their own। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो थॉट है या ये जो थ्योरी है ये बिलीव करती है कि टीचर ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करे बच्चों को, बल्कि उनसे पूछे, उनको फैसिलिटेट करे, ताकि बच्चे जो है कंक्लूज़न खुद निकाल सके अपनी लर्निंग का। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज वो रिसीव कर रही है उसका एक निष्कर्ष निकाल सके, कंक्लूज़न निकाल सके, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बना सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। तो ये है बेसिकली टीचर का रोल। टीचर मस्ट क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअली इन कन्वर्सेशन विद लर्नर्स डेट इज़ एज पर नीड्स ऑफ द लर्नर्स। तो यही चीज़ है कि टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि काफ़ी सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे जाए क्लासरूम में, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन की जाए, एक लाइवली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का, जहाँ पर बच्चे इंटरेक्ट करें, टीचर उनको फैसिलिटेट करे। तो इस टाइप का क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग, अधिगम अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। सो नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो 5E अप्रोच और मॉडल के स्टेप्स। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने वीडियो के इनिशियली भी बताई थी, जब वीडियो स्टार्ट की थी तब भी मैंने बताया था कि 5 स्टेप्स है इसके, 5 फेज है कह सकते हो। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड इवेलुएट, इसी से बना है 5E। तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स है वो लिए हुए बेसिकली इंगेज का ई, तो ये बन गए कितने? 5E अप्रोच और मॉडल। तो इनको देखते हैं अब वन बाय वन, जानते हैं 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग के बारे में। अगर बात करें 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग की, तो 5E जो मॉडल है बेटा, वो किसी भी एज के लर्नर क्यों ना हो, कोई आयु की सीमा नहीं है। ये नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही हेल्पफुल है या फिर ये बड़ी क्लासेस के लिए ही हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो उन सब में ये वाली अप्रोच यूज़ की जा सकती है। जो हमारी 5E अप्रोच या मॉडल जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि लर्नर्स को प्रिवेंट किया जाता है कि बच्चे जो है ना चीज़ों को रटे ना। जैसे पुराने टाइम पे अगर बात करूँ तो उनको फैक्ट्स या फिर बुक्स जो है उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सब रटवा दिया, वो सब मेमोराइज करने के लिए बोल दिया कि आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लो। तो वो वाली चीज़ प्रिवेंट करी जाएगी कि बच्चे सिर्फ मेमोराइजेशन पे ध्यान ना दे, बल्कि क्या करें कि लर्नर्स जो है वो एक्टिवली पार्ट ले डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, ड्रामा, पेंटिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। इन सब एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट ले बच्चा, तो इस पर एम करती है, इस पर फोकस करती है 5E अप्रोच। This model allows teachers and learners to use and build on prior knowledge and experience to construct meaning, to continually assess their understanding of a concept and create new knowledge। तो यही चीज़ है कि टीचर और लर्नर अपनी जो उनके प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करे, उसके बेसिस पर न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, और अपनी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है या जो न्यू नॉलेज क्रिएट कर रही है उसको भी असेस करे, उसका भी आकलन करे।
सो अब आ जाती है हमारी 5 फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, जो कि वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट जो फेज़ है बेटा वो कौन सी है, इंगेज की। तो यहीं से हमारी फर्स्ट फेज या 5E प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो टीचर का प्राइमरी टास्क है, जो प्राथमिक कार्य है, वो ये है कि बच्चों का जो अटेंशन है उसको ग्रैब किया जाए, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ताकि जो टॉपिक है या लर्निंग है वो इनिशिएट कराई जा सके। दिस इज़ अ वार्म अप फेज, इसको वार्म अप फेज भी कह सकते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वार्म अप फेज, या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी 5E अप्रोच की फेज है जिसमें वार्म अप किया जाता है या जिसमें बच्चों का जो अटेंशन है उसको ग्रैब किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंगेज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है चीज़ों को। तो ये वाली फेज़ है वार्म अप फेज़, जिसमें लर्नर्स के अटेंशन को ग्रैब तो किया ही जाता है, साथ में उनको रेडी किया जाता है लर्न करने के लिए, जिसको आप कह सकते हो तत्परता का सिद्धांत यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी कि बच्चों को रेडी किया जाएगा लर्निंग के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एन इंगेज एक्टिविटी शुड डू द फॉलोइंग 2 टास्क। तो 2 टास्क पर बेसिकली बेस है इंगेज वाली फेज। पहला कि कनेक्शन बनाए जाएंगे जो प्रायर नॉलेज है और जो प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंस है उन दोनों के बीच में। जैसे जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट कर सके, उनको लिंक किया जा सके। तो इंगेज फेज में भी बेसिकली ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आपसे इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाली स्टेज है या कौन सी फेज है जिसमें प्रायर एंड प्रेजेंट नॉलेज के बीच में कनेक्शन स्थापित किया जाता है, ये प्रायर एंड प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बीच में कनेक्शन स्थापित किया जाता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंगेज। फिर सेकंड चीज़ इसमें आ जाएगा कि इसमें प्रिडिक्ट एक्टिविटीज़ एंड फोकस ऑन लर्नर्स थिंकिंग सो दैट लर्नर्स बिकम मेंटली इंगेज्ड इन द कंसेप्ट स्किल एंड प्रोसेस टू बी लर्नड। तो यही चीज़ है कि बच्चों की अटेंशन को ग्रैब किया जाता है ताकि जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है बच्चे उसमें मेंटली इंगेज हो सके, जो भी कंसेप्ट है, स्किल है, प्रोसेस है, वो इनिशिएट किया जा सके। तो ये होता है इंगेज फेज के अंदर। सो सेकेंड फेज हमारी आ जाती है बेटा एक्सप्लोर फेज। एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या होगा कि इंगेज फेज से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हमारा क्या हुआ कि सिर्फ अटेंशन ग्रैब की बच्चों की। अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया जाएगा जो भी हम कराना चाहते हैं उस एक्टिविटी में, जो भी फिनोमिना है या मटीरियल जो हम दे रहे हैं, ताकि बच्चे जो है एक्टिवली एक्सप्लोर कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ। या अगर हमने कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी दी है, सपोज हमने कहा कि बच्चों को जिग्सा पजल है उसको फिट करना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, उन मटेरियल्स के साथ डील करेंगे, उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाली फेज़ जो हो जाएगी वो एक्सप्लोरेशन फेज़ आ जाएगी। या फिर बच्चों को हमने क्या किया कि ग्राउंड में हम ले गए और हमने कहा कि जितनी भी यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं उसके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है, या आपको जितनी भी यहाँ पर बायोटिक या एबायोटिक चीज़ें दिख रही है उनकी एक लिस्ट बनानी है। और फिर क्लासरूम में चल करके हम क्या कर रहे हैं कि उनको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर वाली में फेज़ में क्या हो जाएगा कि बच्चा जो है उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स के साथ मैनिपुलेट कर सके। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो अपने, इनका एक कॉमन बेस बन जाता है। सब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। अगर मैंने कहा कि बच्चों को हम ग्राउंड में ले गए और बच्चों को ऑब्जर्व करना है डिफरेंट चीज़ें, तो बच्चों का एक कॉमन बेस बन गया एक्सपीरियंस का। सभी बच्चों का सेम चीज़ें हैं, बच्चे खुद मतलब एक ही जगह पर गए हैं या फिर बच्चों ने एक जैसी एक्टिविटी की है और उसके बाद बच्चे जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक बाद में टीचर की हेल्प के थ्रू एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर टीचर का क्या रोल होगा, टीचर का रोल होगा फैसिलिटेट करने का, बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करने का और साथ ही गाइड करने का कि बच्चे का जो लर्नर्स, गाइडिंग द लर्नर्स फोकस, कि बच्चे जो है वो जो जिस एक्टिविटी के लिए उनको समय दिया गया है उसी में ही फोकस करें। अब इस वाले स्टेज में और क्या होता है कि बच्चे जो है एक टीम की तरह काम करते हैं। दे लर्न
एंड वर्क टुगेदर, देयरफॉर एक बेस ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस उनका बनता है विच हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद क्या हुआ, कोई भी अगर सेम एक्टिविटी दी जा रही है, सेम छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना दिया गया है, स्मॉल ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है और उसके बाद कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है, तो बच्चों का एक कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस तो बनेगा ही। साथ में क्या है, बच्चे अपने कम्युनिकेट भी करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करेंगे, जिससे बच्चों का जो नॉलेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी, काफ़ी अच्छी होगी। लर्नर्स टेस्ट देयर ऑन नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंसेस अबाउट द फिनोमिना। और बच्चे क्या करेंगे, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो नॉलेज उन्होंने जो उन्होंने सीखा उनको ऑब्जर्व करेंगे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उनको देखेंगे, ठीक है, उनको टेस्ट करेंगे कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है बाकी बच्चों के भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे सेम है या नहीं, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा सीखा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन वाली फेज भी आएगी। नेक्स्ट वाली जो फेज़ आ जाती है बेटा, वो आ जाती है एक्सप्लेन फेज़, ठीक है। एक्सप्लेन में यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा कि इससे आगे बढ़ेंगे, जो एक्सप्लोर किया उसमें आगे इसका विस्तार होगा। क्या विस्तार होगा देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन जो है इज द पॉइंट एट विच लर्नर्स बिगिन टू पुट देयर एक्सपीरियंसेस इनटू अ कम्युनिकेबल फॉर्म। तो बच्चों ने जितना भी एक्सप्लोर किया, बच्चों ने जो भी अपना एक्सपीरियंस अचीव किया, ठीक है, जो भी उनको एक्सपीरियंस मिला ग्राउंड में जाने के बाद या पार्क में जाने के बाद या फील्ड ट्रिप के बाद, जहाँ भी ले गए आप, म्यूज़ियम में जाने के बाद, तो बच्चे जिन्हें जो भी एक्सपीरियंस मिला उनको वो एक कम्युनिकेबल फॉर्म दे देंगे। बच्चे खुद के एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स द लर्नर्स टू एक्सप्लोर द फिनोमिना दैट दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग। जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है उसको वो कम्युनिकेट करेंगे, उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। और ये वाली जो फेज़ है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज़ है टीचिंग की। किस चीज़ की मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कौन सी हो गई, एक्सप्लेन वाली हो गई। एंड इट इंक्लूड्स लर्नर्स टू शेयर एंड डिस्कस देयर ओन एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर। तो बच्चे यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी याद रखिए, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कौन सी है जिसमें बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो आ जाता है बेटा एक्सप्लेनिंग फेज, ठीक है, वो आ जाता है एक्सप्लेनेशन वाली फेज। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो देख सकते हो स्क्रीन पर कि बच्चे जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना सके, अपनी जो उन्होंने न्यू स्किल्स जो भी रिसीव की है उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, अपने बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। इट प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल टर्म्स। साथ में यहाँ पर जो फॉर्मल टर्म्स है या डेफिनेशंस है या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट है, प्रोसेस है, स्किल है, मतलब कि जो आपका बुक वाला मटेरियल है वो कहाँ कौन सी वाले फेज में आ जाता है, वो भी एक्सप्लेनेशन वाली फेज में आ जाता है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट, प्रोसेस, स्किल, ये सारी चीज़ भी एक्सप्लेन वाली फेज में आ जाती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फेज पर जो कि है एलेबोरेट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो फोर्थ फेज जो कि है एलोबरेट। एलोबरेट स्टेज में क्या होगा कि लर्नर जो है वो एक्सपेंड करेगा। एलोबरेट मतलब आपको ही पता है, हिंदी में इसको क्या कहोगे, नॉर्मली विस्तार ही तो कहोगे, है ना, कि अपना जो भी लर्नड कंसेप्ट है या जो भी उसने रिलेटेड कंसेप्ट होगे ना उनके बीच में वो कनेक्शन स्थापित करेगा और उसमें जो भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बनी है उसको रियल वर्ल्ड में, रियल एनवायरनमेंट में उसको अप्लाई करेगा, मतलब रियल लाइफ सेटिंग में उसको अप्लाई करेगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वाली स्टेज में जो बच्चे ने अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का निर्माण किया उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है या रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करता है, तो वो कौन सी फेज हो जाएगी, एलोबरेट फेज हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी फेज है बेटा वो आ जाता है लास्ट फेज, इवेलुएट या इवेलुएशन, ठीक है। तो ये वाली फेज है, इसको हम ऑनगोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। ऑनगोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, इट अलाउज टू डिटरमाइन इफ लर्नर्स हैव अटेन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड नॉलेज। इससे टीचर पता लगाती है कि बच्चों ने जो कंसेप्ट सीखने थे या जो नॉलेज रिसीव करनी थी वो प्रॉपरली उनको कितनी क्या मिली, कितना सीखा उन्होंने, कितना परसेंट सीखा। तो ये टीचर जो है वो एक तरीके से डिटरमाइन करती है, पता लगाती है। इट ऑल्सो एनकरेजेस लर्नर टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज़। ना कि सिर्फ टीचर एवेल्यूशन कर रही है, यहाँ पर बच्चे भी एनकरेज होते हैं। बच्चों को भी ये फेज़ एनकरेज करती है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की या अपनी योग्यताओं को भी आकलन कर सके, उनको एसेस कर सके। अब यहाँ पर कुछ टूल ऑफ इवेलुएशन है
यूज़ किए जाते हैं एक टीचर के द्वारा, जैसे टीचर ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड बाय चेकलिस्ट, लर्नर इंटरव्यू, पोर्टफोलियोज डिजाइंड विद specific purposes, project and problem based learning products are some tools of evaluation। तो ये कुछ evaluation के tools हैं जो कि लास्ट फेज में एक टीचर यूज़ करती है, अप्लाई करती है और जिससे पता लगाती है कि उनके बच्चों की कितनी क्या लर्निंग हुई है और कितनी क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए इसको ऑन गोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी कहा गया है। तो यहाँ हो जाती है आपका जो ये 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग वाला टॉपिक है वो ख़त्म। आशा करती हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इंटरेस्टिंग वे में इस वाले टॉपिक को पढ़ाऊँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप में जानते हो लिंक चिपका देना, ठीक है। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही मज़ेदार तरीके से ही स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।